मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। चलो, कल आपका अकाउंट्स का पहला एग्जाम है। अकाउंट्स के एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान ये रखने का है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है आपको। चलो, आज अपना जो इंटेंशन है वो ये है कि अपन थोड़ा सा टॉपिक्स को अच्छे से रिविजन कर ले। इन डिटेल में अपन चीजों को नहीं देखने वाले हैं, पर हाँ, हम थोड़ा ऊपर ऊपर से चीजों को देख लेते हैं। चलो, अकाउंट्स में सबसे पहले अपन पार्टनरशिप वाले टॉपिक के ऊपर बातचीत करते हैं। पार्टनरशिप वाले बिजनेस में सबसे पहले आपको मैंने ये चीज समझा रखी है कि पार्टनरशिप बिजनेस किसे कहेंगे। पार्टनरशिप बिजनेस की सबसे बेसिक ये बात है कि इसमें कम से कम दो लोग होने चाहिए। कितने लोग होने चाहिए सर? कम से कम 2 पर्सन, 2 and more पर्सन होने ही चाहिए। एक अकेला इंसान बिजनेस करता है तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहा जाता है, पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं सर पार्टनरशिप में? तो मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं बच्चों? मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। एमसीक्यू के हिसाब से यदि क्वेश्चन आ सकता है कि पार्टनरशिप पर कौन सा एक्ट लगता है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है। एंड कौन सा सेक्शन लगता है? सेक्शन 4। चलो, इसको बड़ा ध्यान से देखने का। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स हैं? 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि कोई 2 पॉइंट लिखिए फीचर्स के बारे में, तो कम से कम 2 या 3 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। जिसमें पहला पॉइंट है कि 2 or more पर्सन, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। उसके बाद है एग्रीमेंट। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एग्रीमेंट, आपको मालूम है कि पार्टनरशिप जो बिजनेस है उसमें लिखित में एग्रीमेंट होना कोई कंपल्सरी नहीं है। मौखिक भी, ओरली भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब 2 लोगों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उस समय कोर्ट में यदि आपको परेशानी हो गई है, तो यदि आपने लिखित में एग्रीमेंट बना रखा होगा तो ये आपके लिए बड़ा सही रहेगा। तो कंपल्सरी नहीं है लेकिन होना चाहिए, तो ये एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि यदि पार्टनर्स के बीच में लिखित में कोई एग्रीमेंट होगा, और जो एग्रीमेंट में से क्या लिखा हुआ होगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि पार्टनरशिप बिजनेस किस तरीके से काम करेगा, उसमें अपन कितने लोग सदस्य, कितने मेंबर्स हैं, कितने पार्टनर्स हैं, कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, पार्टनरशिप बिजनेस किस दिन से स्टार्ट हुआ, ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें लिखी जाएगी। पार्टनर्स का आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा, उसके बाद तो ऐसी बहुत सारी चीजों को लिखने कहाँ लिखा जाता है? पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। इसको अपन क्या कहेंगे? पार्टनरशिप डीड। द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। इसको बड़े ध्यान से, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि जब 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में कोई लिखित में एग्रीमेंट किया जाएगा, जिसमें पार्टनरशिप की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है जो लिखी जाएगी, उसको पार्टनरशिप डीड कहा जाएगा। चलो, उसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स और भी हैं जिसको अपन देख लेते हैं, जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। पार्टनरशिप हमेशा बिजनेस यानी कि पैसा कमाने के लिए की जाती है। यदि आप चैरिटेबल पर्पज के लिए कोई भी काम करते हैं तो उसको पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहा जाएगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, सीधी सी बात है कि वहां पे अगर 2 या 2 से अधिक मालिक हैं तो सीधी सी बात है, ये प्रॉफिट जो भी होगा वो सबको आपस में बटेगा। कौन से अनुपात में बटेगा, इसके लिए वो पहले से ही पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सीधी सी बात है, जो पार्टनरशिप बिजनेस होगा उसमें बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक के बिहार पे दूसरा इंसान काम कर सकता है, क्योंकि वहां पे एक से ज्यादा मालिक हैं, सभी मिलके मालिक हैं। एंड लास्ट पॉइंट क्या है कि रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। उनका आपस में जो एक रिलेशन होगा वो प्रिंसिपल और एजेंट वाला होगा। सिंपल सा कहने का मीनिंग है कि एक इंसान दूसरे इंसान के बिहार पे काम कर सकता है। चलिए, अब सिंपल सा क्वेश्चन आगे आ जाता है, वो है पार्टनरशिप डीड किसे कहा जाएगा सर? मैंने आपको समझा दिया है। पार्टनरशिप डीड यानी कि सिंपल सा है कि ये क्या होगा? एग्रीमेंट होगा, जिसमें क्या लिखी चीजें लिखी जाएगी? टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाएगी। सीधी सी बात है, इसी को अपन पार्टनरशिप डीड कहते हैं। और ये लिखित में होना यानी रिटन एग्रीमेंट होना कंपलसरी है, जो ड्यूली साइन होगा वो रजिस्टर्ड होगा अंडर द एक्ट। सीधी सी बात है। चलो, आपके प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि सब पार्टनरशिप डीड किसे कहा जाता है, और उसमें लिखे जाने वाले 3 से 4 आइटम के नाम लिखिए। तो सिंपल था, उसमें उसमें कुछ नहीं था, बहुत सारे पॉइंट होते हैं उनमें से, जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेचर एंड पैलेस ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ एनी पार्टनरशिप, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं। उसमें से कोई भी आप 3 से 4 पॉइंट भी लिख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा।
चलिए अब अपन आगे देख लेते हैं। इतने पॉइंट आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम 3 से 4 पॉइंट भी याद कर लोगे तो इनफ है। चलिए ये वाला क्वेश्चन है, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सर यदि हम पार्टनर्स ने आपस में पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, हमको लिखित में एक एग्रीमेंट बनाना चाहिए था लेकिन हमने किसी वजह से नहीं बनाया, और हमारे बीच में यदि कभी भी डिस्प्यूट होगा तो उस समय पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविजन है, जो रूल्स हैं, वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। और वो रूल्स क्या कहते हैं ये देखिए। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इक्वल, चाहे आपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना भी किया हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। दूसरा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या होगा, नहीं दिया जाएगा। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वो भी चार्ज नहीं किया जाएगा। एंड सैलरी कमीशन टू अ पार्टनर वो भी नहीं दी जाएगी, नॉट अलाउड। एंड द लास्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, वो हो सकता है, वो मैक्सिमम कितना होगा, 6%। तो इन चीजों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। आपको मालूम है कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक ही मालिक होता है तो वहां सिंपल सा ट्रिक क्या है, वो ही प्रॉफिट लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब एक से अधिक मालिक हैं तो सिंपल सी बात है कि उनका आपस में प्रॉफिट का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सबको अपना अपना हिस्सा मिलेगा। अब वो हिस्सा किसके हिसाब से मिलेगा, वो हिस्सा मिलेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे उस हिसाब से मिलेगा। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब अपन बैलेंस शीट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नॉर्मली अपन को नेट प्रॉफिट क्या निकलता है अपन से, अपन नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। उस नेट प्रॉफिट को अपन क्या करते हैं, बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो किसी एक इंसान की कैपिटल में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स जितने ज्यादा हैं तो उस हिसाब से कैपिटल अकाउंट भी उतने ही बनेंगे। जितने पार्टनर्स होंगे उतने कैपिटल अकाउंट बनेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद एंड बैलेंस शीट बनाने से पहले एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट का उपयोग क्या होगा, इस अकाउंट का उपयोग होगा कि सिंपल सी बात है, पार्टनर्स के बीच में एज पर एग्रीमेंट जो भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा उस रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपन ये अकाउंट बनाते हैं। चलो आगे आप देखो, चलो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाई यू मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सिंपल सा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट किनके बीच में, अमंग द पार्टनर्स। किसके हिसाब से, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से। सर हमने तो पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है, कोई बात नहीं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो। हमने कहा था ना कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाओगे तो कौन से नियम लगेंगे, तो हमने क्या बोला था, या तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से चलो, यदि ये नहीं बनाई तो इसके एब्सेंस में जो नियम लगेंगे उस हिसाब से अपन क्या करेंगे, इक्वल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। सिंपल सा है। चलो अब ये वाला जो क्वेश्चन है जर्नल एंट्री। देखो मैं जर्नल एंट्री नॉर्मली आपको याद करने के लिए नहीं बोलता हूँ। क्यों नहीं बोलता हूँ, क्योंकि यदि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आता है तो आप अकाउंट से एंट्री बना सकते हैं। तो सिंपल से क्या है, आपको अकाउंट माइंड में रखना है, उस हिसाब से एंट्री कैसे बनाते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। चलो इसलिए मैं एंट्री आपको नहीं सिखा रहा हूँ। चलिए ये है फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा बनाया जाता है, सिंपल से आपके सामने है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके डेबिट साइड में क्या चीजें होगी एंड क्रेडिट साइड में क्या चीजें होगी, आप देख लीजिए। ये जो नेट प्रॉफिट होगा ये कहां से लिया जाएगा, ये लिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिया जाएगा। उसके बाद इसमें कौन कौन सी चीजें लिखी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाएगा, पार्टनर्स सैलरी या कमीशन लिखा जाएगा, कभी कभी केस में रिजल्ट्स भी होते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। एंड इस क्रेडिट साइड में सिर्फ एक सिंगल आइटम लिखा जाएगा जिसका नाम होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये जब चीजें अपन लिख लेंगे उसके बाद क्या होगा, जो प्रॉफिट बचेगा उसका अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एंड यहाँ पे जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा
किस हिसाब से किया जाएगा? जो भी पार्टनरशिप डीड में जो रेशियो निकाला गया है प्रॉफिट शेयरिंग का, उस हिसाब से किया जाएगा। यदि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो उस केस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में ही कह दिया है कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो उस समय यह ध्यान रखना कि जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसका डायरेक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। उस समय ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखना है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है, ना पार्टनर सैलरी लिखनी है, ना कमीशन लिखना है। क्यों? क्योंकि आपको इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कौन से प्रोविजन लगते हैं ये आपको मैंने पहले ही समझा दिया था। ओके, चलो अब सिंपल क्या है, अब आपको मालूम है कि अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब कैपिटल अकाउंट बनाने के यहाँ पे दो मेथड है। कितने हैं? दो। एक है फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड। देखो यहाँ ध्यान से देखिए, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड। फिक्स वाले अकाउंट में हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे आपको दो अकाउंट खुलेंगे। कौन कौन से? कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। और जो फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर सिंपल एक अकाउंट खुलेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यदि अपन पार्टनरशिप वाला बिजनेस की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो हमेशा कैपिटल के आगे पार्टनर्स लिखना कंपलसरी है। चलो, फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, जिसमें ये वाला फॉर्मेट रहेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी। चलो ध्यान से याद कर लेते हैं। एक चीज, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो भी ट्रांसफर हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा वो भी ट्रांसफर हो जाएगा, सैलरी कमीशन वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। लास्ट में जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सिंपल नेट प्रॉफिट उसका अपन को ट्रांसफर नहीं करना है और बस ये चीजें अपन को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। ये कैपिटल अकाउंट देख लो, सिंपल सी बात है। इसमें आपकी क्या आ गया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर सैलरी कमीशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो गया है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हो गया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक चीज नहीं आती है, वो है ड्रॉइंग्स। यहाँ पे अपन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के साथ में ड्रॉइंग्स भी लिखते हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होगा? सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा और जितने भी चाहे ओपनिंग बैलेंस से लगा के जितने भी एडिशनल एंट्री हुई है वो सभी एक ही अकाउंट में लिखी जाएगी। ये इसका फॉर्मेट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना आप। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार, इसको आप देख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं तो इसको निकालने के दो तरीके होते हैं, या इसको कब दिया जाएगा इसके दो कंडीशन है। एक है अप्रोक्सीमेशन ऑफ प्रॉफिट एंड द सेकंड है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला केस है, उस केस में क्या होगा? यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है और यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया जा रहा है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में किया जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा? आपको चाहे आपको बिजनेस में फायदा हुआ हो नुकसान हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। लेकिन यदि अप्रोक्सीमेशन ऑफ प्रॉफिट है उसमें चार केस बनेंगे। देखो चार केस कौन कौन से? देखो, इन केस ऑफ लॉस हुआ है, इन केस ऑफ यदि लॉस हुआ है तो उस समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं दिया जाएगा। यदि आपको सफिशिएंट प्रॉफिट है तो फिर आप दे सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और यदि इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, इनसफिशिएंट का मीनिंग है सब प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन इतना भी नहीं हुआ है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाए, तो उस केस में आपको क्या होगा? बिल्कुल जितना प्रॉफिट होगा उस हिसाब से ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। कहां पे आपको रेशियो के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। आप कंप्लीटली फुली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते हैं। उसके बाद आपको अकाउंट बनाना है, ध्यान रखना है एक चीज, इसको हमेशा याद कर लेना, एमसीक्यू में भी आ सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाएगा। कौन सी कैपिटल पे दिया जाएगा? ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाएगा। ओपनिंग कैपिटल का सीधी सी बात है कि जब 1 अप्रैल 2000 से जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है वहां से अपन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपको बीच के या क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालना है। चलिए, ये आपका कैपिटल अकाउंट। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा हो
ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है। सर आपने बोला कि हमको ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो क्वेश्चन में से क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी, ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी थी, तो उस कंडीशन में आप ओपनिंग कैपिटल भी कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लिए आपको जो क्लोजिंग कैपिटल होगी उसमें ड्रॉइंग्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को भी प्लस, सॉरी क्या लिखा हुआ है, ड्रॉइंग्स को करना पड़ेगा प्लस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को भी करना पड़ेगा प्लस, लॉस जो हुए हैं उनको भी करना पड़ेगा प्लस, और क्या लॉस लेस करेंगे अपन, एडिशनल कैपिटल को एंड प्रॉफिट को और एनी सैलरी कमीशन को। आपको सिंपल सा माइंड में क्या रखना है, नॉर्मली ओपनिंग कैपिटल में अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट को प्लस करते हैं, एडिशनल कैपिटल को प्लस करते हैं और ड्रॉइंग्स को लेस करते हैं। यहाँ पे आपको उल्टा करना है, यदि आप उल्टा कर लोगे तो आप ओपनिंग कैपिटल तक पहुंच जाओगे। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के ऊपर अपन बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के केस में हमेशा आपको याद रखना है, दो तीन केस बन सकते हैं। पहला केस है कि यदि क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज गिवन इन परसेंटेज, यहाँ पे देखो ध्यान रखना है, सिर्फ परसेंटेज बनाया हुआ है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 9%, अब उसके पीछे यह नहीं लिखा हुआ है कि वो 9% एक महीने का है या एक साल का है या 6 महीने का है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैलकुलेट करना है फ्लैट रेट। फ्लैट रेट ये मान के करना है कि वो पूरे जितने टाइम का ड्रॉइंग्स किया हुआ है उस हिसाब से आपको महीनों पे ध्यान ही नहीं देना है, कितने महीने हुए ये सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट परसेंटेज लगाया, जो अमाउंट आया वही होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। दूसरी बात क्या है, दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस ये बन सकता है कि यदि क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गिवन परसेंटेज एंड पर एनम लिखा हुआ है। पर एनम का मीनिंग सिंपल सा है कि साल, पूरे साल का बात की जा रही है। तो जैसे 10% पर एनम यानी कि 10% जो है वो पूरे साल का 10% है। तो उस केस में आपको ये वापस देखना है कि व्हेन डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट गिवन। इस वाले केस में ये भी देखना है कि सर आपने बोला कि परसेंटेज देखना है, हमने परसेंटेज देख लिया कि 9% पर एनम लिखा हुआ है। अब हमने देखा कि जो ड्रॉइंग्स किया है वो कब किया है, उसकी क्या डेट दे रखी है क्या, नहीं सर ड्रॉइंग्स की डेट नहीं दे रखी है, सिर्फ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिस्टर शाम ने 50,000 रुपये ड्रॉइंग्स किए, कब किए ये डेट नहीं दे रखी थी। तो उस वाले केस में आपको क्या करना है, सिंपल सा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने के लिए जो भी ड्रॉइंग्स किया है उस पे ये परसेंटेज लगाना है एंड 6/12 करना है। क्या करना है, 6/12, अपन को 6/12 करना है, ये मान के कि वो 6 महीने के लिए ड्रॉइंग्स की हुई है, ये मान के करना है। यहाँ पे आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना है। चलो सर क्वेश्चन में तो हमको डेट दे रखी थी कि ड्रॉइंग्स कब किया है, ये डेट दे रखी थी। तो ऐसा केस हो कि व्हेन डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज गिवन, तो उस केस में आपको सिंपल सा ड्रॉइंग्स कितना हुआ उसके ऊपर परसेंटेज लगाना है, और यहाँ पे जो टाइम लिखेंगे अपन, टाइम फैक्टर, उसमें कितने महीने बाकी हैं कब तक पहुंचने के लिए, फाइनेंशियल ईयर एंड तक पहुंचने के लिए। जैसे कि आपको मालूम है कि 1/4 से अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च को फिनिश हो जाता है। जैसे 1/4/24 है और 31/3/25 है, इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें। और यदि अपन को ड्रॉइंग्स की हुई है 1 जुलाई 2024 को, तो अब यहां से आपको काउंट करने हैं कि 31 मार्च तक कितने महीने बाकी है। तो आपको मालूम पड़ेगा है कि 9 महीने बाकी है, कितने महीने, 9 महीने। तो ये जो यहाँ पे होगा ना, आप लिखेंगे 9/12, इस तरीके से आपको लिखना है और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है। चलिए अपन आगे बात कर लेते हैं। अब एक जो कई बार इस बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये है कि व्हेन डिफरेंट अमाउंट आर विड्रॉल ऑफ डिफरेंट डेट, यानी कि अलग अलग डेट में पैसा निकाला है और अलग अलग अमाउंट निकाला है, तो उसमें आपको ड्रॉइंग्स निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है सिंपल इंटरेस्ट मेथड। उसमें अपन क्या करेंगे, जैसे ये एग्जांपल देख लीजिए, इस एग्जांपल के हिसाब से जैसे 1 मई को पैसा निकाला 12,000, जुलाई में 31 जुलाई को पैसा निकाला 6,000, यानी कि यहाँ अमाउंट भी अलग अलग है और डेट भी अलग अलग है। और यदि आप इसको सिंपल मेथड से करना चाहते हैं, सिंपल तरीके से, तो आपको हर बार 12,000 पे भी वापस कितने महीने हो गए हैं, 11 मंथ हो गए हैं, 31 जुलाई से 8 मंथ हो गए हैं, 30 सितंबर से 6 मंथ हो गए हैं, ऐसे अलग अलग सबका क्या निकालना पड़ेगा पहले आपको पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको सबका अपना अपना इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ये है सिंपल मेथड। लेकिन आप इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। शॉर्टकट वाला होगा आपका प्रोडक्ट मेथड। क्या होगा,
प्रोडक्ट मेथड। उसमें क्या होगा सर, उसमें क्या होगा कि आपको क्या करना है, एक बार पीरियड तो कैलकुलेट करना ही है, 11 8 6 4 आ गए, उस हिसाब से अमाउंट भी है ये। अब इस अमाउंट को पीरियड से मल्टीप्लाई करना है, तो उसको क्या आ जाएगा, आपका प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। और अब इसका क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन क्या करने के बाद क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, अब क्या करना है आपको, ये जो आपका टोटल प्रोडक्ट आया है 3,06,000, इसको क्या करना है, आप इसको इसके ऊपर क्या लगाना है, आपको परसेंटेज लगाना है। सिंपल 9% लगाया, और यहाँ पे आपको 1/12 करना है। इसको सिंपल से याद रखना है। यदि यदि आप प्रोडक्ट मेथड लगा रहे हैं तो आपको 1/12 ही करना है। उस समय फिर अलग अलग महीनों को ध्यान में नहीं रखना है। ये आप चीज माइंड में रख लेना, और आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। चलिए, एक लास्ट केस है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का, और वो वाला क्या है, इक्वल अमाउंट इज विथड्रॉल रेगुलरली, यानी कि एक सेम टाइम पे सेम अमाउंट कई बार निकाला जा रहा है, तो उसको कैलकुलेट करने का सबसे शॉर्टकट क्या है, देखो। इसके लिए आपको कंडीशन पूरी देखनी है। यदि ये इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको पहले 3 चीजें चेक करनी है। कितनी चीजें चेक करोगे, 3 चीजें। पहले ये देखना है आपको कि अमाउंट शुड भी सेम होना चाहिए थ्रू आउट द पीरियड, यानी कि हर बार आपको सेम अमाउंट विड्रॉल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जुलाई में आपने 10,000 रुपए निकाले और अगस्त में आपने 5,000 रुपए निकाले, उस समय फिर ये वाला मेथड नहीं लगेगा। उस समय आपको प्रोडक्ट मेथड ही लगाना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी कि हर बार आपको सेम टाइम पे पैसा निकालना चाहिए। एंड द लास्ट कंडीशन क्या है, उनके बीच में जो गैप है ना, जैसे 1 जुलाई के बाद वापस अगला पैसा कब निकाला, उसके बीच का गैप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे हर महीने के स्टार्टिंग में पैसा निकाला, हर महीने के एंड में पैसा निकाला, हर महीने के मिड बीच में पैसा निकाला, तो आपको उनके बीच में गैप है वो सेम होना चाहिए। या तो 30 दिन होने चाहिए, या 6 महीने होने चाहिए, या 1 महीना होना चाहिए, या 15 डेज, जो भी हो, लेकिन सेम होने चाहिए। यदि ये तीनों ही कंडीशन पूरी हो जाती है तो आपको फिर ये वाला मेथड एडॉप्ट कर सकते हो। साइज क्या है इस मेथड में, इस मेथड में सिंपल सा क्या है, आपको ज्यादा नहीं ध्यान देना है। आपको सबसे अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं इसमें एक तो आते हैं इस बारे में कि मंथली ड्रॉइंग्स फॉर 12 मंथ या फिर क्वार्टरली, यानी कि आपने जो पैसा निकाला है वो हर महीने के स्टार्टिंग में निकाला है, बिगिनिंग में, या एंडिंग में निकाला है, या मिडल में निकाला है। यदि आपने पैसा जो विड्रॉल किया है वो बिगिनिंग में किया है तो उस समय आपको टाइम फैक्टर क्या लगाना है, 6/6.5/12 करना है। परसेंटेज के बाद 6.5/12 करना है। उसके बाद यदि मिडल में निकालना है तो 6/12 करना है। एंड लास्ट में यदि आपने मंथ के एंड में निकाला है तो 5.5/12 करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सर हमने तो क्वार्टरली निकाला है पैसा, क्वार्टरली, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको ये जो चीजें हैं थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। आपको 6.5 की जगह 7.5/12 करना पड़ेगा। 6/12 तो है ये, या फिर एंड में निकाला तो 4.5/12। इस चीज को अच्छे से याद रख लेना। मंथली हो, सिंपल मैं आपको समझा रहा हूं। हर मंथ के स्टार्टिंग में, एंड में, बिगिनिंग या एंड के टाइम पे, या मिडल में पैसा निकाला जा रहा है, बिगिनिंग, मिडल या एंड में, तो यहाँ पे क्या होगा 6.5/12, यहाँ 6/12, एंड यहाँ पे क्या होगा 5.5/12। यही यदि मंथ की जगह क्या हो जाएगा, क्वार्टरली क्या होगा। तो यहाँ पे भी कब कब देखना है आपको, यदि ये भी बिगिनिंग है, मिडल है, या फिर एंड में है, तो यहाँ पे 7.5/12, यहाँ 6/12, एंड यहाँ पे 4.5/12। इन चीजों को आपको ध्यान रख लेना है। चलो, है ना। इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन,
पार्टनर्स लोन पे सिंपल सी बात है, यदि पार्टनर्स बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस को कभी लोन पे पैसे देता है तो उस समय आपको उसके ऊपर भी ब्याज यानी कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो यदि पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है फिर भी आप इंटरेस्ट दे सकते हैं, और मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 6% दे सकते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी क्या होता है, पास्ट एडजस्टमेंट, एक क्वेश्चन आ सकता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता है, या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों बनाया जाता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन खाता क्यों बनाया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी यदि अपन को फाइनल अकाउंट बनाने के बाद, सब फाइनल अकाउंट कौन से, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट सभी बनाने के बाद यदि अपन को कुछ ऐसा फाउंड हुआ एरर्स या कमीशन, एरर्स एंड कमीशन यानी कुछ गलतियां मालूम हुई कि हमने कहाँ गलती कर ली है, कुछ चीजें सही से नहीं लिखी हैं, वो बाद में मालूम पड़ी फाइनल अकाउंट बनाने के बाद, तो हम क्या करेंगे, अगले साल, क्योंकि इस साल तो बन गए, अगले साल उसमें कुछ एडजस्टमेंट कर देंगे ताकि उन गलतियों को अपन हटा सके, उन गलतियों का एडजस्टमेंट करके हटा सके और सही इफेक्ट अमाउंट आ जाए। इसके लिए अपन अकाउंट बनाते हैं जिसको अपन कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो इसको अपन ने कैसे कैलकुलेट किया है ये समझा दिया है, इस पर ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। चलो अब अपन आ जाते हैं, एक टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। कभी कभी क्या होता है बिजनेस में, यदि दो पार्टनर है और तीसरा पार्टनर आ रहा है या जा रहा है या तीनों ही पार्टनर है तो उनका आपस में गारंटी भी दी जाती है। किसी एक पार्टनर को ऐसा लगता है कि मैं यदि बिजनेस में आऊंगा इस कंडीशन से आऊंगा कि मुझे कम से कम इतना प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए, तो उस केस में एक टॉपिक आता है जिसको अपन कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। अब यहाँ पे गारंटी दो तरीकों से दी जा सकती है। यदि गारंटी दी जा रही है वो फर्म दे रही है, पार्टनरशिप फर्म दे रही है, तो उस केस में क्या होगा कि जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे पहले उस प्रॉफिट में से उस गारंटी वाले अमाउंट को माइनस किया जाएगा, फिर जो प्रॉफिट बचेगा वही पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन यदि गारंटी फर्म नहीं दे रही है बल्कि पार्टनर्स दे रहे हैं, या कोई एक सिंगल पार्टनर दे रहा है या कोई दो पार्टनर दे रहे हैं, तो फिर जो भी लॉस कम पड़ेगा गारंटी अमाउंट में से जितना भी अमाउंट कम पड़ेगा वो बाकी बचे हुए जिन्होंने गारंटी दी है वो पार्टनर्स उसको ट्रांसफर करेंगे, अपना हिस्सा कम करके दूसरे वाले पार्टनर्स को देंगे क्योंकि उन्होंने गारंटी दी है। इसको अच्छे से आप समझ लेना। ऐसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको इसको एक बार थोड़ा सा अच्छे से देखना है। हाँ जी बच्चों, चलिए अब अपन अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। उसमें पहला टॉपिक है गुडविल। क्या नाम है, गुडविल। गुडविल का मीनिंग क्या होता है, गुडविल का सिंपल सा मीनिंग होता है कि देखो यदि कोई भी बिजनेस है तो वो पैसा तो कमाता ही है, लेकिन पैसा कमाने के साथ में अपनी एक पहचान, अपनी मार्केट में एक पोजीशन भी बनाता है, उसका कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन उसकी गुडविल को बढ़ाता है। तो इट मीन्स पैसों के अलावा जो अन्य बिजनेस से जो भी एक रिलेशन कमाया जाता है उसी को अपन कहते हैं गुडविल। अब गुडविल का यहाँ पे वो हमेशा अपनी एक क्या होती है, असेट होती है, और वो कौन सी असेट होती है, इनटेंजिबल असेट होती है जो दिखती नहीं है लेकिन उसका फिजिकल प्रेजेंस होता है। कैन नॉट बी सीन एंड टच, उसको हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, बट उसको अपन फील कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मार्केट में वो भी अपनी एक असेट होती है। चलिए गुडविल क्यों बनाई जाती है, इसके क्यों रीजन है, ये सब चीजें आप समझते हैं। जो नॉर्मली अकाउंट्स में क्वेश्चन आता है, गुडविल भी दो टाइप की होती हैं। दो टाइप की किससे, एक ऐसी गुडविल जो हमने खुद से बनाई है जिसको अपन कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और दूसरी जो गुडविल होती है उसको अपन कहते हैं परचेज गुडविल। देखो जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाऊं, माना कि एबीसी लिमिटेड है एंड पीक्यूआर लिमिटेड है, तो पीक्यूआर लिमिटेड की अपनी एक बैलेंस शीट होगी जिसमें इसकी अपनी कुछ असेट होगी, कुछ लायबिलिटी होगी। यदि एबीसी लिमिटेड इसके पूरे बिजनेस को टेक ओवर कर लेता है, ठीक है ना, इसके पूरे बिजनेस को टेक ओवर कर लेता है, इसकी जो असेट एंड लायबिलिटी है माना कि वो 10 लाख रुपए की है, लेकिन एबीसी लिमिटेड इसको कहता है कि एक काम कीजिए, आप अपनी असेट एंड लायबिलिटी आपके 10 लाख की है ना, नेट जो आपकी असेट एंड लायबिलिटी 10 लाख रुपए की है ना, मैं इसके बदले में आपको
15 लाख रुपए देता हूँ और ये पूरा बिजनेस जो PQR बिजनेस है वो आप मुझे यानी कि ABC लिमिटेड को दे दीजिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, आप सामने वाले की असेट कितनी परचेज कर रहे हैं 10 लाख की, लेकिन पैसा कितना आ रहा है 15 लाख। तो यहाँ पे क्या बेनिफिट हुआ, यहाँ पे 5 लाख रुपए आपने एडिशनल पेमेंट किया है। वो किस बात का किया है, वो आपने किया है गुडविल के नाम का, क्योंकि सीधी सी बात है कि सामने वाले की गुडविल होगी। अब ये जो आपने परचेज की है ना 5 लाख रुपए की गुडविल, इस गुडविल को आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में बिल्कुल शो कर सकते हो। लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जिससे कि आपके मार्केट में अच्छी पहचान है, कस्टमर के साथ अच्छा आपका रिलेशन है, तो आप अपनी गुडविल को बता सकते हो, लेकिन उसको किताबों में यानी बुक्स में लिख नहीं सकते। सिंपल सा कहना है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बुक्स में अकाउंटिंग नहीं की जाती है। चलिए एक सेकेंड का पॉज लूंगा मैं। हाँ चलिए, उसके बाद अपन क्या देखते हैं, गुडविल। गुडविल निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें अपन सबसे पहले ये सीखने वाले हैं कि गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और गुडविल क्यों निकाली जाती है। देखो, जब नया साझेदार आएगा 3 केस में अपन गुडविल निकालते हैं। कौन कौन से केस है देखिए आप, 3 से 4 केस हो सकते हैं। एक, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज, पार्टनर्स के बीच में जो लाभ हानि का अनुपात है, यदि उसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है, कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, उस समय भी अपन गुडविल निकालते हैं। एडमिशन ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ द पार्टनर, अगेन अमालगमेशन ऑफ द टू फर्म। यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि गुडविल कब निकाली जाती है, तो इन केस में भी गुडविल को निकाला जाता है। चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी कि गुडविल को कैसे निकाला जाएगा। हाँ तो बच्चों यहाँ पे बड़ा ध्यान से देखिए, गुडविल को निकालने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं बच्चों, 3। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होगा, बड़ा सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, कैलकुलेट करना है अपना औसत लाभ यानी कि एवरेज प्रॉफिट। सर इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल निकालने का तरीका है, टोटल कर देंगे जितने भी प्रॉफिट है ना पिछले सालों के, उनको टोटल कर लेंगे और उसमें कितने नंबर्स ऑफ ईयर्स हो गए हैं उसको डिवाइड कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, औसत लाभ आ जाएगा। अब इस औसत लाभ को अपन को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको करना है परचेज ईयर से, नंबर ऑफ परचेज ईयर से। सही है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि यदि ये 3 साल है तो 3 साल का मतलब यानी कि आपको यही गुडविल अब यदि कोई नई फर्म कमाएगी तो उसको कम से कम 3 साल का समय लगेगा। तो नॉर्मली ये वाला जो परचेज ईयर्स होते हैं वो क्वेश्चन में दे रखे होते हैं। सिंपल आपको अपने एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करना है। आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या कर सकते हैं, गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड देखिए आप, दूसरा कौन सा है, सुपर प्रॉफिट मेथड। बड़ा शानदार प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या होगा, आपको सुपर प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन का क्या फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यस बेटा। सर अब देखिए सर, एवरेज प्रॉफिट अभी अपन ने पहले कैलकुलेट किया था, कैसे निकाला जाता है, पिछले साल का जितना भी प्रॉफिट है उनको प्लस कर दो, उसमें डिवाइड कर दो कि नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए हैं। जैसे पिछले 4 साल का डेटा दे रखा है तो 4 से डिवाइड कर दो, 3 साल का दे रखा है तो 3 साल को कर दो। उसके बाद देखिए एवरेज प्रॉफिट तो हो जाएगा। सही है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट हमेशा आपको अपनी कैपिटल के ऊपर निकाला जाएगा। तो इसके लिए क्वेश्चन में 2 इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। सर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, एक दे रखी होगी कैपिटल एंड दूसरी दे रखी होगी परसेंटेज यानी कि जो रेट ऑफ रिटर्न। ये 2 चीजें यदि दे रखी होगी तो आप उसकी मदद से नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सुपर प्रॉफिट होगा। सिंपल से कहने का मीनिंग ये है कि आपने जितना कैपिटल लगाई है उस हिसाब से आपको इतना परसेंटेज का रिटर्न मिलना चाहिए, लेकिन आपने औसतन कितना ज्यादा कमाया
वही आपकी तो गुडविल होगी ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, अभी तक ये जो सुपर प्रॉफिट है ये गुडविल नहीं है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ परचेस ईयर से, तो उसके बाद क्या आ जाएगी, अपनी गुडविल आ जाएगी। चलिए तीसरा तरीका कौन सा है, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होगा बच्चों, इसमें भी अपन को क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज का उल्टा। सिंपल मैंने आपको कहा था कैपिटलाइजेशन दो तरीकों से किया जाता है, एवरेज प्रॉफिट का भी कर सकते हैं एंड सुपर प्रॉफिट का भी कर सकते हैं। सर क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, क्वेश्चन में यदि परसेंटेज वाली कैलकुलेशन दे रखी है, क्वेश्चन ने कहा है तो क्वेश्चन जैसा कहे उस हिसाब से आपको गुडविल निकालनी है, इस हिसाब से कहे तो कुछ नहीं करना है, एवरेज प्रॉफिट उसका परसेंटेज का उल्टा। जैसे 10% दे रखा है तो 10 को आपको नीचे, 100 को ऊपर रखना है और उससे हिसाब से आपका काम हो जाएगा। यदि सुपर प्रॉफिट का कहें तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परसेंटेज का उल्टा, तो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटलाइजेशन मेथड भी हो जाएगा। सिंपल टेक्निक है बच्चों, इन तीनों तरीकों से आप अपनी गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कुछ एडजस्टमेंट होते हैं जिसको आप देखना चाहे तो आराम से देख सकते हैं। ये आपके तरीके हैं जो मैंने आपको अच्छे से वैसे ही शॉर्टकट में समझा दिए हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, सिंपल सा, एक बार इसका मीनिंग समझ लेते हैं सर। रिकॉन्स्टिट्यूशन का सब मीनिंग क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है कि पार्टनरशिप फर्म को पुनः कुछ चीजें इसमें चेंज की जा रही हैं। सिंपल कहूं तो पार्टनरशिप डीड जो आपने बनाई है, जो आपने लिखित में कुछ चीजें बनाई हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन उसमें लिखी हुई है, उसमें यदि कुछ भी चेंजेस किए जा रहे हैं, जो भी पुनर्गठन किया जा रहा है, नई चीजें कुछ ऐड की जा रही है, तो उस केस में उसको अपन कहेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। सिंपल कहना, पार्टनरशिप डीड में कोई भी चेंजेस, रिकॉन्स्टिट्यूशन। सर पार्टनरशिप डीड में चेंजेस कब कब हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे बच्चों, पहला है चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। दूसरा क्या है, एडमिशन ऑफ द पार्टनर। लास्ट है रिटायरमेंट या डेथ ऑफ द पार्टनर। ये जो तीन केस है, क्वेश्चन आ जाए कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप में कौन कौन से केस बन सकते हैं, तो आप ये तीनों केस का नाम लिख सकते हैं। पार्टनर्स के रेशियो में आपस में कोई चेंजेस होना, या कोई नया पार्टनर आने वाला है, या कोई पुराना वाला जाने वाला है, इन तीनों ही केस में क्या हो सकता है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप डीड होगा। सीधी सी बात है ना, आपने जो भी एग्रीमेंट बनाया होगा, अगर उसमें कोई चेंजेस होगा है तो आपको नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर डिस्प्यूट होने के चांस हो सकते हैं, इसलिए। चलिए अब जो सबसे पहला वाला है वो है चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया था, तीन पार्टनर थे, उनका रेशियो दे रखा था, उसके बाद उनका रेशियो चेंज हो गया, तो चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ है तो आप क्या कहते हैं नया पार्टनर कहाँ पुराना कहाँ, नहीं बच्चों, यहाँ पे यदि पार्टनर सेम है तो सीधी सी बात है उनका आपस में रेशियो चेंज हुआ है, ना कोई नया आया है ना कोई पुराना गया है। यदि रेशियो चेंज होगा तो हो सकता है कि किसी को फायदा हुआ हो, किसी को लॉस हुआ हो। यदि अपन उसका फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे आपको मालूम है कि सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है बच्चों, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। क्या फॉर्मूला है बच्चों, ओल्ड माइनस न्यू। यदि ये ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला अपन लगाते हैं ओल्ड रेशियो में, यदि ये पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव अमाउंट में आ जाता है, इट मींस उस पार्टनर ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। यदि ये नेगेटिव आ जाता है तो इट मींस उस पार्टनर ने क्या किया है, गेन किया है, उसको गेन हुआ है, उस पार्टनर को क्या हुआ है, गेन हुआ है। इस तरीके से चीजों को किया जाता है। तो इस वाले केस में क्या होगा, यदि पार्टनर्स का रेशियो आपस में चेंज होगा है तो इसको भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप कहा जाएगा। और इसमें सिंबल क्या होगा, आपको सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाना है ओल्ड माइनस न्यू। यदि वो प्लस में आया तो वो सेक्रीफाइस किया है उस पार्टनर ने, यदि वो माइनस में आया तो वो क्या है, उसका गेन है, उसने गेनिंग रेशियो किया है वहां पे। चलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, मैंने आपको कहा था सिंपल सी बात है। देखिए आप, दो पार्टनर है ए और बी, इसका जो रेशो है, माना कि ये दोनों 50-50% के मालिक हैं, और यदि कोई सी आ गया है, सी को नया पार्टनर बना गए हैं
20% के लिए, 20% के लिए मालिक बना गए हैं। तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। माना कि इन दोनों ने इक्वल सेक्रीफाइस किया है, 10% इसने भी दिया है, 10% इन्होंने भी दिया है, ए और बी ने। तो अब इनका रेशो क्या होगा, अब इनका तीनों का रेशो होगा 40%, 40% एंड 20%। तो सिंपल सी बात है कि सी को देने के लिए ए और बी ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, अपना रेशो सेक्रीफाइस किया है। यदि सेक्रीफाइस किया है तो सी से कुछ ना कुछ चीजें मांगेंगे। तो सीधी सी बात है कि यदि कोई भी नया पार्टनर आएगा तो वो दो चीजें लेके आएगा। यदि उसको प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए तो क्या लेके आएगा, वो लेके आएगा गुडविल। क्या लेके आएगा, गुडविल के नाम का पैसा। और यदि उसको असेट एंड लायबिलिटी में हिस्सा चाहिए तो उसको लाने पड़ेगी कैपिटल। क्या लाने पड़ेगी बच्चों, कैपिटल। हाँ, तो जब भी कोई नया पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म में आता है तो उसको दो अमाउंट लाने पड़ते हैं, एक गुडविल के नाम का पैसा और दूसरा है कैपिटल के नाम का पैसा। और वहां पे सिंपल सी एंट्री क्या हो जाती है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे ध्यान रखना सर, उस गुडविल को अपन क्या करेंगे, जो नया पार्टनर गुडविल को लेके आएगा उस गुडविल को क्या किया जाएगा, उस गुडविल को बच्चों जो पुराने पार्टनर है ए और बी इनको बांट दिया जाएगा, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सब कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बड़ा ध्यान से याद रखना, आप इसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट मत करना, सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यदि क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशो नहीं दे रखा है तो आपको सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। चलिए, इस तरीके से चीजें की जाती हैं। सर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कैपिटल को क्या किया जाएगा, कैपिटल को कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है बच्चों। इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री का भी ध्यान रखना है। सर ये क्या है, देखिए बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट, हिंदी में इसको कहा जाता है पुनर्मूल्यांकन खाता। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है, पुनर्मूल्यांकन खाते में क्या होगा कि देखो जब भी कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उस समय जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके पास उनकी एसेट एंड लायबिलिटी होगी, जो भी पार्टनरशिप बिजनेस होगा उसकी एसेट एंड लायबिलिटी होगी, उसकी वैल्यू में जब स्टार्टिंग से लगा के अभी तक कितनी वैल्यूएशन हुई होगी, एसेट की वैल्यू कितनी बढ़ गई होगी, लायबिलिटी की वैल्यू कितनी कम हुई है या बढ़ गई होगी। तो उस समय जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो जितनी भी पार्टनरशिप बिजनेस में जो एसेट एंड लायबिलिटी है उसका पुनः मूल्यांकन करेंगे, उसकी पुनः रीवैल्यूएशन की जाएगी और ये चेक किया जाएगा कि फायदा हुआ या नुकसान। यदि फायदा हुआ तो भी क्या होगा, ओल्ड पार्टनर का उसके ऊपर हक होगा, तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यदि उसमें लॉस हुआ तो उसके लिए जिम्मेदारी भी किसकी है, ओल्ड पार्टनर्स की है, तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसके लिए अपन एक अकाउंट बनाते हैं जिसको कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। यदि क्वेश्चन आ जाए कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का मीनिंग क्या है, तो सीधी सी बात है कि जो भी एसेट एंड लायबिलिटी, यहाँ पे सिर्फ लायबिलिटी की बात नहीं बोल रहा हूँ, जो भी एसेट एंड लायबिलिटी में जो भी वैल्यू में कुछ चेंजेस हुए हैं, चाहे वो प्लस में हुए या माइनस में हुए हैं, तो वैल्यू में जो इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीज हुए हैं, उसके जो नेट इफेक्ट हैं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। चलिए, इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि जो क्रेडिट साइड होगी यहाँ पे आपको फायदा लिखेंगे अपन, और जो डेबिट साइड होगी वहां पे क्या लिखा जाएगा, लॉस होगा। सब फायदा लॉस कब होगा, देखो यदि आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो आपको फायदा होगा, यदि आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो आपको फायदा होगा। दूसरा, यदि आपके एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो आपको लॉस होगा, और यदि आपकी लायबिलिटी प्लस हो जाती है तो भी आपको लॉस होगा। इस तरीके से ये अकाउंट बनाया जाता है। इस तरीके से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पहला क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा है। दूसरा क्या है, एडमिशन ऑफ द पार्टनर, जब नया पार्टनर आने वाला होता है उस समय भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप होगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का मीनिंग क्या है, बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, ए पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, अब इनके बीच में कौन आने वाला है, सी आने वाला है। सी आने के बाद ये पार्टनरशिप बिजनेस कैसा हो जाएगा, जिसमें ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। तो ये जो सी आने वाला है इसी को कहेंगे एडमिशन ऑफ द पार्टनर। देखो सिंपल सा है, जब सी पार्टनर आएगा, नया पार्टनर आएगा, तो उस समय बहुत सारी चीजें चेंज होगी। तो क्या क्या चीजें आपको निकालनी पड़ेगी, इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों,
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइस रेशो। इसकी कैलकुलेशन अपन ने बहुत अच्छे से की है। आपके क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो एक एक नंबर के होंगे या 2 नंबर के होंगे वो सेक्रीफाइस रेशो निकालने के हो सकते हैं या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के हो सकते हैं। तो आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों। दूसरा होगा गुडविल निकालने का ट्रीटमेंट। गुडविल निकालने के 3 तरीके होते हैं, औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन। तीनों ही अपन ने अच्छे से सीख लिए हैं, उसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉस। इसको अच्छे से देख लीजिए। ये तीनों ही एक जैसे, इन तीनों का ट्रीटमेंट एक जैसे किया जाएगा, चाहे एक्यूमुलेटेड लॉस हो या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो या रिजर्व्स एंड सरप्लस हो। इन तीनों को क्या किया जाएगा, इन तीनों को ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सर क्यों? क्योंकि उस पे उन ओल्ड पार्टनर्स का ही हक है, तो उन्हीं को दिया जाएगा, उन्हीं के हिस्से उन्हीं के कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। हमेशा याद रखना, इसकी जो एंट्री भी होगी वो इस तरीके से होगी कि एक साइड में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होगा एंड दूसरी साइड में क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। वो भी कौन से वाले पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, वो भी कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। चलिए इसको आप अच्छे से समझ लेना कैसे कैलकुलेट किया जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एक जो सिंपल क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए कम से कम बेसिक क्वेश्चन में आप मिस्टेक बिल्कुल मत करना। ए है, बी है, आपस में अनुपात है 3:2। सी को नया पार्टनर बना गए हैं 1/4 1/4 हिस्से के लिए, इतना सा शेयर्स दे गए हैं। सर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा? यदि सिंपल यही क्वेश्चन हो तो कैसे सोल्व किया जाएगा? अपन को क्या मानना है कि माना कि पूरे फर्म का जो हिस्सा है वो 1 है, तो फिर क्या होगा, उसमें सी का हिस्सा क्या है 1/4, तो ए और बी का कुल मिला के हिस्सा कितना होगा है 1 - 1/4। इसको आप सोल्व कीजिए 3/4। अब ये जो 3/4 है ये किसका है सर? ये ए और बी दोनों का है, ये किसी एक का नहीं है। तो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करो ना अलग अलग, सब कौन से अनुपात में करेंगे? यदि कुछ नहीं दे रखा है तो इसी अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अच्छा तो कैसे होगा, ए का हिस्सा कितना आएगा 3/4 मल्टीप्लाई 3/5, और बी का हिस्सा क्या होगा 3/4 मल्टीप्लाई 2/5। इसको आप सोल्व कर दोगे, इसको सोल्व कर दोगे, तीनों के रेशो को इक्वल ले आना। हमेशा ध्यान रखना जो नीचे वाला अमाउंट है वो तीनों का सेम होना ही चाहिए, नहीं हो तो उसको कैसे इक्वल लाना है वो मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, ठीक है ना। चलो अपने पास समय कम है इसलिए अपन सिर्फ ऊपर से चीजें समझ गए हैं। चलिए सिंपल सा आपको मैं समझा देता हूं। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होगा? सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइस रेशो आ जाएगा। फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस दे रखी है, आपको उससे ही सोल्व करना है, ठीक है। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर। इस वाले चैप्टर्स में क्या होगा, पार्टनर्स फर्म को छोड़कर जाएगा है, किस वजह से? बिकॉज या तो उसकी डेथ हो गई है या फिर उसका रिटायरमेंट हो गया है बच्चों। इन दो इंटेंशन की वजह से पार्टनर्स छोड़ के जाएगा है। आपको पहले ही मैंने समझा रखा था बच्चों कि यदि पार्टनर्स रिटायरमेंट की वजह से या डेथ होने की वजह से फर्म को छोड़ के जाएगा तो उसको भी अपन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप के अंदर कंसिडर करेंगे। चलो अभी यहाँ पे मीनिंग क्या है बच्चों कि रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर मीन्स क्या होगा है, सीज टू बी पार्टनर ऑफ द फर्म, यानी कि इस चीज का मीनिंग होता है स्टॉप। इसके बाद वो पार्टनर्स उस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा नहीं रहेगा, वो उससे अलग होके रहेगा। इसके बाद अपन ने इसमें हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी अपन ने कैलकुलेट किया था। उसके बाद आप देखिए इस वाले चैप्टर्स में भी अपन को बहुत सारी कैलकुलेशन करनी है, पर वो सेम करनी है, यानी कि आप समझ लीजिए
कि जो एडमिशन ऑफ द पार्टनर था उसमें और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में कुछ चीजें सेम है, जिसमें से क्या होगा, अपन जो ये वाला जो पॉइंट नंबर 5 है ये कैलकुलेशन सेम होगी, पॉइंट नंबर 4 की कैलकुलेशन भी सेम होगी। गुडविल को भी अपन निकालेंगे पर डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से होगा, पर गुडविल को निकालने का तरीका सेम होगा। और कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का बैलेंस भी हो सकता है आपको, यदि आपने कैपिटल अकाउंट किस मेथड से बना है, चाहे वो फिक्स मेथड से बनाए हो या फ्लक्चुएट मेथड से बनाए हो। चलिए उसके बाद अपन देखेंगे डिडक्शन फ्रॉम द अबव सम। एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि रिटायरमेंट वाले चैप्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि जो पार्टनर छोड़ के जाएगा उस समय भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकलेगा, इसकी कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरी है कि उस समय भी गुडविल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसको कैलकुलेशन भी सही से है, उसको भी आपको अच्छे से ट्राई करना है, उसकी प्रैक्टिस भी आपको अच्छे से करनी है बच्चों। इस केस में आपको एक गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? गेनिंग रेशो, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये वाला आपको निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। बिकॉज क्योंकि यदि कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा तो बचे हुए साझेदार का हिस्सा इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए उनको गेन होगा, तो वहां पे आपको गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, जो भी गुडविल की कैलकुलेशन की जाएगी उस गुडविल को पुराने पार्टनर से लिया जाएगा, सॉरी जो बचे हुए पार्टनर्स होंगे उनसे लिया जाएगा, पर कौन से रेशो में लिया जाएगा, गेनिंग रेशो में लिया जाएगा। और उस गुडविल को किसको दिया जाएगा, जो पार्टनर छोड़ के जाएगा है उसको दिया जाएगा। इसको अच्छे से समझ लेना बच्चों। फिर उनका सेटलमेंट होगा, जो पार्टनर रिटायर्ड होगा या डिक्रीज हो जाएगा तो उसके उत्तराधिकारी को भी पैसे मिल सकते हैं या फिर उसको भी पैसे मिल सकते हैं। यदि वो जीवित हुआ तो उसको मिल जाएंगे, यदि उसकी डेथ हो गई है तो उसका जो भी उत्तराधिकारी होगा उसको पैसे मिल जाएंगे। पैसे मिलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लमसम अमाउंट में एक साथ भी दे सकते हैं और टुकड़ों या इंस्टॉलमेंट में भी पैसा दिया जा सकता है। इस तरीके से आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है, गेनिंग रेशो निकालना है। चलिए गेनिंग रेशो कैसे निकाला जाता है इसके अपन ने बहुत सारी प्रैक्टिस की है। एक सिंपल सा तरीका ये है कि देखो ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं जिनका अनुपात है 3:2:1। यदि इसमें से बी फर्म को छोड़कर जागा है या उसका रिटायरमेंट हो गया है, बी जागा है, तो उसका उस केस में न्यू रेशो जो अपन निकालेंगे वो क्या होगा। यदि क्वेश्चन ने बस यही इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो ए और सी का जो न्यू रेशो होगा वो 3:1 होगा। तो बड़ा सिंपल है। इसके अलावा यदि क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है तो उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सर इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशो क्या होगा, तो गेनिंग रेशो भी सिंपल है, 3:1 ही गेनिंग रेशो होगा। बिकॉज कुछ नहीं दे रखा है तो इसी अनुपात में उनको क्या हुआ होगा, गेन हुआ होगा ए और सी को। इस तरीके से आपको गुडविल को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो अब आ जाते हैं अपन नए चैप्टर पर, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सिंपल सा इसका मीनिंग क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का सिंपल सा मीनिंग है पार्टनरशिप फर्म को टर्मिनेट करना, बिल्कुल उसको क्लोज करना। यानी कि ऑल पार्टनर्स जितने भी होंगे सब अलग अलग हो जाएंगे, आज के बाद वो पार्टनरशिप बिजनेस चलेगा ही नहीं, क्लोज हो जाएगा, उसको अपन कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सिंपल सी बात है। तो टर्मिनेशन डिसोल्यूशन फर्म क्या होगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका, टर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म अमंग द ऑल द पार्टनर्स। इतना सारे लोग है, आपका आंसर मैच हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा कि भैया जब भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो क्या होगा, आखिर सब अलग अलग हो जाएंगे तो क्या होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है जितनी भी अपने पास असेट पड़ी हुई है उसको अपन बेच देंगे, जितने भी अपनी लाइबिलिटी हैं जिनको जिनको पैसा चुकाना है उनको चुका देंगे। तो ये वाली जो प्रोसेस की जाती है किसमें की जाती है, डिसोल्यूशन में की जाती है। अब सीधी सी बात है सर, डिसोल्यूशन क्यों किया जाएगा है, पार्टनरशिप फर्म को आखिर क्लोज क्यों किया जाएगा है, ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आए। तो इसके 3-4 चीजें हैं। हो सकता है कि
पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है वो पहले लीगल था अब इलीगल हो चुका है, या कोर्ट से कोई ऑर्डर आया हुआ है कि पार्टनरशिप बिजनेस बंद करो, या ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप बिजनेस में जो काम करने वाले जो पार्टनर्स हैं वो हो सकते हैं कि इंसॉल्वेंट हो गए हो, उनके पास पैसा नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो जिस टाइम पीरियड के लिए उन्होंने एग्रीमेंट किया था वो टाइम पीरियड नाउ एक्सपायर्ड हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, या जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए या जिस पर्पस के लिए उन्होंने पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट किया था अब वो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो चुका है, तो उस केस में आपको पार्टनरशिप फर्म को बंद क्लोज करना पड़ेगा जैसा पार्टनरशिप डीड में कहा गया था। और वॉलेंटरी यदि कोई पार्टनर्स आपस में चाहे कि अब अपन क्लोज करना चाहते हैं तो भी वो क्लोज कर सकते हैं। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आ चुका है कि पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन से अकाउंट ओपन किए जाते हैं। जब पार्टनरशिप रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनरशिप को डिसोल्यूशन किया जाता है उस समय 4 टाइप के अकाउंट बनाए जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। इन 4 अकाउंट के अलावा कोई सा अकाउंट नहीं बनाया जाता है, इसको अच्छे से याद कर लेना, कैपिटल, लोन, कैश एंड बैंक एंड रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद जर्नल एंट्री होगी, लेकिन अपन को सिंपल सा अकाउंट बनाना है। अकाउंट कैसे बनाएंगे मैं आपको समझा देता हूं। ये हो गया पार्टनर्स रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। इस अकाउंट में एक चीज नोटिस कीजिए कि पार्टनर्स रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होगा, जितनी भी अपनी बैलेंस शीट में असेट होगी पार्टनर्स डिसोल्यूशन होने के पहले वो सभी असेट को अपन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जितनी भी लायबिलिटी होगी उसको भी ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन एक्सेप्ट कुछ 3-4 आइटम को स्किप करके उनको नहीं ट्रांसफर करेंगे, जिसमें एक आइटम होगा कैश और बैंक। कौन सा होगा? कैश और बैंक। इसको अपन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसके अलावा चाहे डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो भी आपके रिजल्ट्स हैं उनके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को भी अपन ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसके अलावा पार्टनर्स लोन अकाउंट उसको भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन चीजों को अपन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसके अलावा की सभी संपत्तियां जो भी एसेट एंड लायबिलिटी हैं उसको अपन अच्छे से ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे अपने ट्रांसफर किया तो ये हो गई सभी लायबिलिटी, ये हो गई सभी असेट। उसके बाद क्या होगा, हम अपने असेट को सेल करेंगे, तो सेल करने की क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि अब अपन ने टोटल पैसा कितना आया अपन को उससे काम है। अब तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जो भी अपन ने पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। इसमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि कुछ असेट हैं जो पार्टनर्स ने ले ली, तो उस केस में कैश और बैंक की जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नाम आ जाएगा, या फिर कोई लायबिलिटी है वो पार्टनर्स ने चुका दी तो उस समय कैश और बैंक की जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या लोन अकाउंट आ जाएगा। चलिए उसके बाद कभी कभी क्या होता है, कुछ खर्चे भी होते हैं, जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। जो एक्सपेंसेस होते हैं तो एक्सपेंसेस के लिए भी अकाउंट बनाया जाता है, ये वाला तो कैश और बैंक एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन अकाउंट, उसको भी आप लिखेंगे। इसके अलावा अब जो भी नेट प्रॉफिट बचेगा या लॉस बचेगा उसको अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस तरीके से। इसके अलावा एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। इसको वसूली खाता कहा जाता है, इसको पुनर्मूल्यांकन खाता कहा जाता है। ये अकाउंट क्या है, कब बनाया जाता है, इसके बारे में भी यदि आपने लिख लिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, जब नया पार्टनर आएगा या कोई जाएगा। वसूली खाता कब बनाया जाता है, जब पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्यूशन किया जाता है। उसके बाद इसमें कौन कौन से प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट, इसको कब कब बनाया जाता है, जब भी पार्टनर आएगा जब भी पार्टनर जाएगा, हर बार बनाया जाएगा। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाया जाएगा, सिर्फ लाइफ में एक बार, जब पार्टनरशिप को बंद करेंगे, उसके बाद उससे पहले कभी नहीं बनाया जाता है। और कौन कौन सी चीजें इसमें लिखी जाती है वो भी आप उसकी लिख सकते हैं कंटेंट में। इस तरीके से ये चैप्टर भी हो गया।